हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर नूर बादशाह। आज के लेक्चर में मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात करनी है लीनियर और होमोजेनियस इक्वेशंस की। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस एज वेल. So first we define what is basically homogeneous second order differential equation, or what is a linear equation, right? And when would it be homogeneous and when would it be non-homogeneous? तो अगर आपको याद हो, हमने लीनियर इक्वेशन को पहले ही डिफाइन किया था, जिसमें हमने कहा था कि देयर विल बी नो हायर पावर्स ऑफ वाई, राइट? पावर सिर्फ इसका 1 होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद जो इसके डेरिवेटिव्स हैं सेकंड ऑर्डर हैं, तो इसमें सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव्स होंगे, तो इनके भी पावर्स जो हैं दैट मस्ट बी 1 एज वेल. There will be no term which involve the product of y dash or y double dash, ये भी allowed नहीं है. And the fourth one was कि इसमें कोई भी transcendental function on dependent variable allow नहीं होगा, चाहे sin y है चाहे cos y है etc. That will not be allowed in this case. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि जनरल फ्रेमवर्क में आ जाएगा. इट विल बी सिंपली y डबल डैश, यू सी दैट, एंड देन वी हैव p of x y डैश, राइट, q of x y इज इक्वल टू r of x. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y डबल डैश और y, इन सब के जो पावर्स हैं वो 1 के बराबर हैं, तो ये होमोजेनियस है. अच्छा, इसमें हम स्टैंडर्ड का वर्ड या जनरल फॉर्म का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो y डबल डैश होगा इट्स कोफिशिएंट विल बी 1. ठीक है. अदरवाइज अगर ये 1 ना भी हो तब भी ये लीनियर ही होता है, लेकिन वो पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता. बाज़ मेथड्स के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. अच्छा, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद different restrictions. The first restriction is we are classifying this equation as homogeneous or non-homogeneous based on the value of r. So if r of x is 0, so this equation will become homogeneous. Okay, and if r of x is not equal to 0, in that case this will become non-homogeneous ODE. ओके, हमने दोनों केसेस को डिस्कस करना है. ठीक है, विल बी डिस्कसिंग बोथ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस. ठीक है, फिर इसके बाद हम दो ग्रुप्स की तरफ आते हैं. एक में हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है. ठीक है, सो दीज कोफिशिएंट्स विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट्स. दे माइट बी समथिंग लाइक p एंड q, वेयर p और q जो होंगे दे विल बी कांस्टेंट. तो एक जो इसमें टेक्निक उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास p और q में दोनों जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं. या अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इट्स ए, बाज़ बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि इट इज़ ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी दे विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट. समटाइम दे माइट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल. They cannot be function of y. If they are function of y, it would become a non-linear equation then. Okay. तो एक केस हमारे पास ये होगा कि जो कोफिशिएंट्स है ये हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट हो गए, और दूसरा केस होगा दैट विल बी ई सी इक्वेशन, जिसको हम आयदर काशी इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, तो आयदर काशी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वाई डबल डैश का एक्स स्क्वायर होता है, जबकि वाई डैश का एक्स होता है, और इसके बाद फिर हमारे पास सी वाई इज इक्वल टू, इट कुड बी 0 और इट कुड बी r ऑफ x एज वेल. दोनों केस हम डिस्कस करेंगे इस सिचुएशन में भी. ठीक है. ओके, सो स्टार्टिंग विद homogeneous equations, we talk about homogeneous linear ODE with constant coefficients. Okay, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये करेक्टरिस्टिक हमने या ए प्रॉपर्टीज हमने ज़िम्मा रखनी है. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन होमोजेनियस इक्वेशन. दूसरे हमारे पास फर्स्ट बल्कि है कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है और ODE हम बात कर रहे हैं. वी टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर ODE. ओके, फिर इसके बाद हम होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, एंड थर्ड हम उसमें जो कोफिशिएंट्स की हमने बात की थी
वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इनको हमने सॉल्व करना है। हाउ डू यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? जैसे में रखें, अगर हम वन वेरिएबल में बात करते हैं तो इन केस ऑफ वन वेरिएबल इट बिकम वेरी सिंपल व्हेन वी हैव y डैश प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0. इट्स होमोजीनियस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। वी माई राइट दैट एज dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स, जस्ट सेपरेट द वेरिएबल। इसको इधर लेके आते हैं और फिर इसके बाद y से डिवाइड करते हैं। एंड देन इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी जस्ट इंटीग्रेट both sides, it's dy by y, and this will become minus px dx. ओके, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे log ऑफ y आ जाता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे प्लस सम कांस्टेंट c, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग एंटी लॉग दैट विल बिकम c1 e पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ p dx. ओके, so it's very simple in case of one variable, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में अगर हमारे पास ऑर्डर 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए तो उस केस में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इट्स अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो अभी हम जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेथड में ध्यान में रख लें कि ये कंडीशन है कि आपके पास जो इक्वेशन होगी वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लीनियर होना चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए, और थर्ड हमारे पास ये है कि दैट मस्ट बी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें होनी, तब ये जो टेक्निक हम बात कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ज़हन में रख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होता है इन केस ऑफ वन डायमेंशन या इन केस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ यूजुअली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग बट दैट विल बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसकी जो सोल्यूशन होगी वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। तो लेट्स सपोज वी एज्यूम y इज इक्वल टू e पावर mx इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब हमें मेनली क्या फाइंड करना है, इस m को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी पहले डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू m e पावर mx, इसके हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज़ m स्क्वायर e पावर mx, और फिर ये तीनों वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। एंड इफ़ यू डू दैट व्हाट हैपन्स, इट इज़ m स्क्वायर e mx प्लस a m y, sorry it's e power mx, and then plus b e power mx is equal to 0. We may divide throughout by e power mx. There is no y involved, okay. The value of y is substituted. So that give you that leading you towards a towards an algebraic equation, ठीक है, that is m square plus am and then plus b is equal to 0. ज़हन में रखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इट विल बी हैविंग टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होना चाहिए उसके, y इज इक्वल टू y1 और y2। तो वंस वी हैव टू लीनियर solution, sorry, if you have two solution of the given differential equation, ठीक है, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बी हैविंग c1 y1 प्लस c2 y2, दैट विल बी द जनरल। लेकिन ध्यान में रख लें कि ये जो y1 और y2 हैं दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके। तो अदरवाइज फिर हम इसको चेंज करते हैं अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास आएंगे वो सोल्यूशन क्या आएंगे, हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। इसका सपोज करें एक रूट जो है वो m1 आता है बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं, आई होप एवरीबॉडी नो दैट देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब इसके दो रूट्स होंगे तो हमारे पास तीन केसेस बन जाते हैं, बिकॉज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी यूजुअली कंसीडर थ्री केसेस। एक केस हमारे पास ये है कि m1 और m2 दोनों बराबर नहीं है और रियल नंबर्स हैं। सेकेंड केस हमारे पास ये है कि ये दोनों बराबर हों, रियल हैं और दोनों बराबर हैं। और थर्ड केस फिर ये है कि ये जो हैं ये कंजुगेट कम्प्लेक्स हो, ठीक
है, और ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली इन कोफिशिएंट के बेस पे। वी नो अगर किसी भी इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर हम कहते हैं कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसका एक ही रूट होगा, या इसका हम रिपीटेड रूट कहते हैं। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स रूट्स दैन। तो ये तीनों केस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो पहली बात तो ये आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वंस वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से हम जो इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया था m² प्लस am प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको वो लिंक कर दें तो डबल डेरिवेटिव में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसके साथ, m² के साथ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किसके साथ, m के साथ, और यहाँ पर y को रिप्लेस कर देते हैं 1 के साथ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये अलजेब्राइक इक्वेशन, जिसको फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं या इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वंस वी हैव फाउंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या होते हैं, वो रूट्स हम फाइंड करते हैं। सो इन दिस केस y डबल डैश इज रिप्लेस्ड विद m², y डैश इज रिप्लेस्ड विद m, and y is replaced with 1. So we get this equation m² plus am plus b is equal to 0. क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे। तो based on the roots, what do? We will be considering different टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें हमें मेनली जो हमारा कंसर्न होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो m² है उसका कोफिशिएंट दैट इज 1, सॉरी जो हमारे पास सॉरी इस इक्वेशन में यहाँ पे ये 1 है, ये b की जगह है और ये c की जगह है। तो हमारे पास बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अगर आप चेक करें a की जगह 1 है, b की जगह a है, सो वी गेट a² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c की जगह b है, सो वी आर हैविंग a² माइनस 4b। अगर ये पॉजिटिव है तो रियल रूट्स डिफरेंट है, अगर ये 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर ये लेस देन 0 है तो क्या हो जाएंगे, इसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज रूट्स हमारे पास जो सोल्यूशंस आ जाते हैं वो डिफरेंट अंदाज में होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस द केस जब हमारे पास ये रूट्स क्या आ जाते हैं, डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। अगर m1 और m2 दोनों क्या हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन रियल है, बिलोंग्स टू R, तो उस केस में डायरेक्टली हमारे पास उसका जो एक सोल्यूशन होगा वो e पावर m1x होगा, और दूसरे सोल्यूशन जो है वो y2, इट विल बी e पावर m2x। अब ध्यान में रख लें जब m1 और m2 बराबर हैं, नहीं है सॉरी, तो उस केस में लाजमी बात है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी बराबर नहीं होते। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब है कि दोनों जो सोल्यूशन है दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वंस वी हैव टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, द जनरल सॉल्यूशन बिकम e पावर m1x c1 एंड देन c2 e पावर m2x। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। ये उस केस में जब हमारे पास किसी भी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके हमारे पास दो रूट्स आ जाएं और दोनों डिफरेंट हों। ओके, so for example, it's a very simple example. If you want to find solution of this equation, so y double dash plus 4y dash plus 3y is equal to 0, तो इसके लिए corresponding auxiliary equation होगा, that would be, as I said, y double dash will be replaced with m², whereas y dash will be replaced with m plus 3 times into 1 is equal to 0. अब इसके हमें रूट्स चाहिए, तो that will become m² plus 3m plus 2 plus m plus 3 by doing product sum technique to find the roots, the factorization हम कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये प्लस है सॉरी, तो यहाँ से अगर हम देख लें तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, एक m plus 3 बन जाएगा और एक जो फैक्टर है वो m plus 1 बन जाएगा, एंड दैट विल गिव यू टू डिफरेंट रूट्स, एक -3 होगा और एक -1 होगा। तो ये हमारे पास सपोज करें m1 है और दिस वन इज m2, सो जनरल सोल्यूशन इन मतलब एक सोल्यूशन ये आ जाएगा सॉरी y1 दैट इज इक्वल टू e पावर -3x, दूसरा जो सोल्यूशन y2 है इट विल बी e पावर -x।
तो वी आर हैविंग दिस टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अब ये इंडिपेंडेंस फिर हम चेक कैसे करते हैं, उसका अपना प्रोसीजर है, हम उसके बाद बात करेंगे। उसके लिए हम एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज रॉन्स्कियन मैट्रिक्स, और उसके डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो ये डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि वी आर हैविंग टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस। Okay, one is this one and the other one is this one, so we will be having solution y is equal to c1 e power minus 3x plus c2 e power minus x is the general solution of this differential equation y double dash plus 4y dash plus 3y is equal to 0. Okay, see that roots are found, so c1 e power, it doesn't matter आप c1 को पहले लिखते हैं या c2 को पहले लिखते हैं, इससे कोई नहीं पड़ता। आप you can take c1 with the second function or first function, doesn't matter. Okay, the next case is what? That is repeated real roots. In this case, if the equation has two roots and both are repeated, that is m1 equals m2 and that is equal to m, दोनों रूट्स बराबर हैं। तो इस केस में अगर हम y1 को लेते हैं ना e पावर m1x, तो इट्स ओके, ये इसकी सोल्यूशन होगी। लेकिन जब मैं लूँगा y इज इक्वल टू e पावर m2x, लेकिन m1 और m2 दोनों क्या हैं? ये m के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं y1 और y2 दे आर डिपेंडेंट देन। ठीक है, तो इस केस में हम डायरेक्टली इसका वो सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस मेथड y इज इक्वल टू c1 e पावर mx1x प्लस c2 e पावर m2x। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो y हमने ले लिया है y2 इज इक्वल टू e पावर m2x। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए, तो y1 तो हमारे पास आ चुका है, y इज इक्वल टू c1 और y1 है, या आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हमें c2 के साथ जो फंक्शन आएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम म्यू एक्स कहते हैं, and we express that is mu x and then e power something m2x, जिसको हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टेक्निक कहते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा मेन जो फोकस है वो यही है कि व्हाट वुड बी म्यू एक्स, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये म्यू ऑफ एक्स आता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्स। तो जो सेकेंड सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स और साथ में वही m2x तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था। तो फॉरगेट अबाउट दिस, ये सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप ये पता ना भी हो तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि अगर m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो डायरेक्ट सोल्यूशन लोगे y इज इक्वल टू c1 e पावर mx प्लस c2 x e पावर mx। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये c1 प्लस c2 x e पावर mx, मैंने कॉमन यहाँ से निकाल दिया। तो अगर मेरे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो उस केस में आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। सो इफ यू आर हैविंग इक्वल रूट्स इन दैट केस y वुड बी c1 e पावर mx प्लस c2 e पावर x e पावर mx, बिकॉज ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। लेकिन हमें जनरल सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। Okay, so in this case the two solutions e power mx and x e power mx, they are independent solutions. So general solution will become then what, y is equal to c1 plus c2 x e power mx. Okay, now let's do an example. If we have this equation y double dash plus 4y dash, तो इसके लिए हम पहले करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे इसका, that will be simply y double dash replaced with m squared plus 4, this will be replaced with m plus 4 is equal to 0, and then this could be written as m plus 2 whole square is equal to 0, and that give you two equal roots minus 2 minus 2. So the general solution will be y is equal to c1 plus c2 x e power, y is equal to c1 plus c2 x e power minus 2x is a general solution of this differential equation. Okay, I think it's very simple. So the characteristic equation, as I said, that is m
स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हमारे पास आ जाते हैं -2 दैट m1 इज -2, m2 is -2 as well. So the general solution will become what? That will be c1 e power minus 2x plus c2x e power minus 2x, or we can say c1 plus c2x e power minus 2x. Okay. The next case is with conjugate complex roots. उस केस में हमारे पास जो discriminant होगा वो less than 0 आएगा and the roots would be m1 m2. Obviously they are not equal, जहन में रख लें, लेकिन इतना है कि ये दोनों roots जो है ना, ये they are not equal. Okay, m1 is not equal to m2. वही प्रोसीजर हम करेंगे, m12 is equal to alpha plus minus iota beta, जिसमें alpha is the real part whereas beta is the imaginary part. तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वही है कि हमारे पास आ जाएगा c1 e पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x. अब हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट है कि e पावर आयोटा थीटा जो होता है दैट इज, इसको एलर फंक्शन भी कह सकते हैं, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो अगर हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इसे एक्सपेंड करेंगे और इसे भी एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है. जहन में रख लें कि यहाँ पर C1 जो होगा और जो C2 होगा ये डिफरेंट होंगे. ये C1 लेट्स मे कॉल दैट C1 स्टेरिक एंड C2 स्टेरिक, जिसमें C1 स्टेरिक जो होगा दैट वुड बी मे बी दैट इज इक्वल टू C1 प्लस आयोटा C2, और C2 steric it will be C1 minus iota C2, and vice versa. Obviously it could be the other way as well. So once we have found the roots and the roots are complex conjugates, so in that case the solution will be y is equal to e power alpha x, where alpha is the real root and beta is the imaginary root. Let's solve this differential equation. Y double dash plus 4y dash plus 7y is equal to 0. The corresponding auxiliary equation or characteristic equation will become m square plus 4m plus 7y is equal to 0, जिसके रूट्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. That will be -4 plus minus under root 16 plus 28 something divided by 2. तो इसके जो रूट्स हमारे पास आते हैं, एक आता है -2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, दूसरा आएगा -2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3. तो ये इसके रूट्स हैं, इसके जो एक्सिलरी इक्वेशन है, और दोनों कंजुगेट भी होते हैं रूट्स इसके. एक -2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होगा, दूसरा जो रूट होगा वो -2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होगा. अच्छा, अब ये जो रूट्स हैं ये कम्प्लेक्स कंजुगेट्स हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा e पावर -2x into C1 cos under root 3x plus C2 sin under root 3x. Okay, we can expand the same idea towards higher order differential equation as well, right? So you see that the third order differential equation is solved by using the same concept. So in this case the characteristic equation would be what? You will replace this with m cube, that will become 3m square, and then we have 4m is equal to 0. Okay, so it's a cubic equation, and the roots of this equation, एक तो ये है कि we can use calculator to find these roots, otherwise we need to use synthetic division to find the roots of this characteristic equation, m cube plus 3m square minus 4. ठीक है, तो इसका एक जो रूट होता है वो 1 के बराबर है, बाकी पे रूट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इस केस में हमारे पास इसके 3 रूट्स हैं, एक हमारे पास आ जाता है 1, और जो बाकी हैं एक 1 आएगा, दूसरा भी -2 होगा और तीसरा भी -2 होगा. तो इसमें हमारे पास एक डिस्टिंक्ट रियल रूट है और दो क्या है, रिपीटेड रियल रूट्स हैं. तो जो डिस्टिंक्ट होगा वो सिंपल हम लेंगे e पावर x C1 के साथ, और जो रिपीटेड रूट्स हैं, सॉरी कम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा C2 e पावर -2x, वेयर एल के साथ क्या होगा xp आ जाएगा. तो ये हम थर्ड ऑर्डर में भी कर सकते हैं. वी कैन डू सेम थिंग इन फोर्थ ऑर्डर एज वेल, इन फिफ्थ ऑर्डर एज वेल, एंड सो ऑन. Okay, like you see, in this case we are having fourth order differential equation, that is d4y by dx4 plus 2 times d square y by dx square plus y is equal to 0. It's a fourth order differential equation. So the characteristic equation will be, in this case, that is m4
आप देख सकते हैं प्लस 2m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसमें अगर आप देख लें तो इट इज़ बेसिकली m² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जब हम रूट्स लेंगे तो इसके दो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आते हैं। एक आएगा हमारे पास 1 2 3 4, तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। सो यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स बट दे आर इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि सोल्यूशन विल बी व्हाट ई पावर द रियल पार्ट। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो 0 है, whereas the imaginary part is 1, so we'll be taking, अच्छा पिछले केस में C1 लिया था, आप लेंगे C1 प्लस C2 x cos x प्लस C3 प्लस C4 x इंटू साइन x। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो क्या हो गए, वो रिपीट हो गए। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट होंगे तो भी आपने वही रूल अप्लाई करना है। ओके जी, सो लेट्स एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, वी नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। मैं कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उनको आई विल बी सॉल्विंग। ठीक है, बाकी जो सिंपल और सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग 4y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सवाल यह है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, द आंसर इज़ नो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या मुझे इस वक्त ज़रूरी है कि मैं करूं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ द आंसर इज़ नो। आपको फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, कर दिया तब भी ठीक है, ना किया तब भी ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम सिंपली 4m² प्लस m इज इक्वल टू 0। अब इसे m कॉमन निकालने से भी गेट 4m इक्वल टू 0। तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, एक 0 आएगा और एक जो m आ जाएगा वो -1/4 होगा। सो जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट हम ले लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू C1 e पावर C1 इंटू e पावर -1/4x प्लस C2 e पावर 0x। दैट्स सोल्यूशन। सेम थिंग हियर, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क यह है कि हमारे पास ये 36 आ जाएगा। सो y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास m की जो वैल्यू सॉरी वो +-6 आ जाएंगे। सो सोल्यूशन इन दिस केस विल बी y इज इक्वल टू C1 e पावर 6x -6x। ओके, सो यू कैन पॉज वीडियो एट एनी टाइम और इससे आप कुछ क्वेश्चंस अपने लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज थर्ड क्वेश्चन, अगर आप देखते हैं तो दैट इज y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y is equal to 0. The first step is you would find the corresponding characteristic equation, which will be m square minus m minus 6 is equal to 0. If you factorize this, it will give you roots m square minus 3m plus 2m minus 6 is equal to 0, जिससे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। If you further simplify this, so that would give you m into m minus 3 plus 2 into m minus 3, and then this will give you what, m is equal to either 3 or minus 2. So solution will be again ये distinct roots हैं, तो e power minus 3x plus c2 e power minus 2x is the general solution. The same thing in question number 4 as well. I'll solve question number 5 or maybe 6.
doesn't matter whichever. So in this case we are having the corresponding characteristic equation will be m square minus 10m plus 25 is equal to 0, which will give you again it is m minus 5 whole square, and that would give you two roots. One is 5, the other one is also 5. So we are having two roots which are equal. So solution will be y is equal to c1 e power 5x plus c2 x e power 5x. ठीक है, ये x कहाँ से आ जाता है, बिकॉज दोनों रूट सेम है, सो विल बी लुकिंग फॉर another independent solution to e power 5x. Okay, then we move towards the next question. I think there is not there will be no issue in question number 7 and 8. You simply find the roots. Okay, so now let me talk about the 9th question or maybe 10th question. Let's do question number 10 for you. Okay, characteristic question will be 3. It will be 3m squared plus 1 is equal to 0. Or we could write m square is equal to minus 1 by 3, which further give you m is equal to plus minus iota under root 1 by 3. We are having complex conjugate roots, so with real part is 0, whereas imaginary part is under root 1 by 3 or 1 by 3 under root. So solution will be y is equal to e power 0x c1 cos x by under root 3 plus c2 sin x by under root 3. और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, because e power 0 x what that is 1. So that is a solution of this differential equation. Let me solve question number 6. The same thing in question number 11, 12, 13. Just find the roots, which can be found by using calculator as well. Okay. Right. Let me do question number 16. So in question 16 we are having what? Y triple dash minus y is equal to 0. Y triple dash minus y is equal to 0. So the corresponding characteristic equation will be m cube minus 1 is equal to 0, which can be factorized as m minus 1 m square plus m plus 1, जहाँ से हमारे पास आ जाते हैं cube roots of unity. If you don't remember that, so w or omega, that was minus 1 plus iota under root 3 by 2. ठीक है, and second root will be, which is omega square, that is minus 1 minus iota under root 3 divided by 2. लेकिन हम इसी को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट आता है दैट इज minus 1 by 2, okay, whereas imaginary part is minus under root 3 by 2. सही है, और जैसे कि एक रूट जो m1 है वो हमारे पास 1 के ही बराबर है. So solution will be what? Y is equal to c1 e power 1x plus e power minus 1 by 2x c1 cos under root 3x plus iota, so not iota is c2, my fault, under root 3x. Both are under root 3 by 2.
That will be a solution. Okay. Similarly, we can do question number 24 or 23. Okay. So let's do 24. So question number 24 is saying y fourth order derivative minus 2y double dash is equal to 0. The corresponding characteristic equation will be m power 4 to m square plus 1 is equal to 0, which will give you m square minus 1 whole square. तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आएंगे m square minus 1 equal to 0. ठीक है, यहाँ से ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे. So we are having 4 roots, so solution will be y is equal to c1 plus c2x e power x plus c3 plus c4x e power minus x. This will be a solution of this differential equation. I hope it's clear to everybody. If you have any question, you can simply just write in the comments. I'll get back to you. Thank you very much. See you in next video.